हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत के संविधान के भाग 11 संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में देखने वाले हैं। क्योंकि भारत का संघीय व्यवस्था है तो यहाँ पे केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न देखने को मिलते हैं। और भारत में भारतीय एकता और अखंडता के लिए केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। और इससे संबंधित जो प्रावधान हमें जो देखने पड़ेंगे, जहाँ पर संघ और राज्य के बीच में जो रिलेशंस है, तो सबसे पहला जो रिलेशन है विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, तो ये हमें पार्ट 11 में देखने को मिलता है। और आर्टिकल 245 से 263 तक देखने को मिलेगा। इसके बाद पार्ट 12 जो है, इसमें हमें वित्तीय संबंध जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक है। और जो पार्ट 13 है, जिसमें व्यापार वाणिज्य से संबंधित रिलेशन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ आर्टिकल जो आपको मिलेंगे 301 से लेकर 307। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया है संघ और राज्य के संबंध के बारे में। पहले हम देख रहे हैं विधायी संबंध। तो विधायी शक्तियों का वितरण किस प्रकार किया गया है केंद्र और राज्य के बीच, इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर पहला क्लॉज बोलता है आर्टिकल 245 में कि संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ही संसद पूरे भारत के लिए और राज्य की विधानसभा अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है। तो यहाँ बोला है संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए, और राज्य जो है अपने संपूर्ण राज्य या से किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। और सेकेंड क्लॉज बोलता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उसका प्रभाव भारत के बाहर होगा, है ना। तो अगर भारत के बाहर हो रहा है और तो इस कारण से वो अमान्य नहीं होगा। संसद के अगर कोई ऐसा कानून बनाए, अगर उसका प्रभाव भारत के बाहर भी हो रहा है, तो वो इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि वो मतलब सिर्फ भारत में ही लागू होगा। ठीक है। आर्टिकल 246 संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। तो संसद को संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। ठीक है। तो संघ सूची जो कहा है हमारे जो शेड्यूल 7 दे रखा है, उसकी फर्स्ट सूची है जिसको संघ सूची बोला गया। तो इस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। क्लॉज 2 बोलता है कि जो उसकी सूची 3 है, जिसे समवर्ती सूची कहा गया है, तो उस पर संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं। थर्ड क्लॉज में बोला है जो सूची शेड्यूल 7 की सूची 2 है, जिसे राज्य सूची कहा गया है, तो इसमें जो भी विषय बताए गए हैं उस पर राज्य कानून बनाएगा, उसे विशेष अधिकार है। क्लॉज 4 बोलता है कि संसद को ऐसे क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य में शामिल नहीं है ना, भले ही वो राज्य सूची में शामिल विषय ही क्यों ना हो। ठीक है। तो इस पर संसद को भी, जो राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वो राज्य में शामिल विषय ही हो क्यों ना हो, लेकिन वो राज्य में शामिल नहीं है, तो ऐसे उस पर कानून बनाने का क्षेत्राधिकार संसद को है। अर्थात अगर राज्य सूची में लिस्ट में दे रखा है ऐसा मैटर, ऐसा सब्जेक्ट मैटर, लेकिन राज्य में उसके अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है ना, तो उसके किसी ऐसे भाग के लिए जो राज्य के अंतर्गत नहीं है, तो वहाँ पर ये संसद लॉ बना सकती है। आर्टिकल 246 ए माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। तो ये जो आर्टिकल आया है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया है 2016 में, जो जीएसटी से संबंधित है। जो कहता है कि आर्टिकल 246 और
254 में कुछ जो भी किसी भी बात के होते हुए भी संसद को खंड 2 के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति है। तो यहाँ पर जो संसद आर्टिकल 246 254 में कुछ भी हो, संसद को और विधान राज्य के विधानमंडल को ऐसे जो जीएसटी से रिलेटेड जो भी है विधि बनाने का अधिकार है। क्लॉज 1 बोलता है। क्लॉज 2 बोलता है कि अगर कोई इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, वाणिज्य हो रहा है, अंतर्राज्यीय व्यापार है, तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर संसद को दी गई है कि वो उसे शक्ति है कि वो उस पर लॉ बना सकता है। आर्टिकल 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को बंद करने की संसद की शक्ति। तो संसद क्या कर सकती है, कानून द्वारा बेहतर प्रशासन के लिए किसी भी अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो आर्टिकल 247 में संसद को ये पावर दी है कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए वो अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। तो संसद को किसी भी ऐसे विषय पे कानून बनाने का विशेष अधिकार है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं है ना। इसमें ऐसे कर लगाने का अधिकार भी शामिल है जो उन सूचियों में उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ संसद को यहाँ पे पावर दी, एक्सक्लूसिव पावर संसद को दिया गया है कि जहाँ पे अगर किसी मैटर पर राज्य में या समवर्ती सूची में कोई विषय नहीं है तो उस पर संसद कानून बनाएगी, और अगर कोई कर लगाने का भी कोई है राइट तो वो भी संसद लगाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो अगर राज्यसभा ने, जो राज्यसभा है, 2/3 दो तिहाई सदस्य द्वारा ये घोषणा कर दी, उन्होंने संकल्प पारित कर दिया कि राष्ट्रहित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बनाना आवश्यक है या सही है, उनका ऐसा कानून बनाना उचित है, तो संसद उस विषय पे कानून बना सकती है। ठीक है। और ऐसा जो प्रस्ताव जो ये पास होता है ना, ये मैक्सिमम 1 साल के लिए प्रभावी रहेगा, और अगर वापस इसे जारी रखना है तो इसे पुनः पारित कर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और ऐसा कानून जो है बनाया गया है तो ये प्रस्ताव समाप्त होने के 6 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा में उपस्थित मध्य न्यायालय सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया गया कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में जो विषय है उसके संबंध में कानून बनाए, विधि बनाए, तो वो तब तक वो संकल्प प्रवृत्त रहेगा जब तक कि मतलब ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दिया है तो ये संकल्प प्रवृत्त है, और मतलब ये ऐसा लॉ बना सकते हैं। ये जो संकल्प पारित किया उसके 1 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की गई है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है 250। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो अगर आपातकाल की घोषणा जारी है उसके दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार है ना। तो यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर सारी पावर, जब आपातकाल लागू होता है तो सब केंद्र के हाथ में सारी पावर आ जाती है, तो वहाँ पर फिर राज्य से संबंधित अगर कोई भी कार्य है, कोई भी विषय मतलब है जिस पर लॉ बनाने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर संसद बनाएगी, और ऐसा कानून जो है आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में संसद राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति होगी उसे। और
संसद द्वारा बनाई गई विधि जो है आपात उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती है। उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात 6 मास की अवधि के बाद समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं होगा जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोभ किया गया है। आर्टिकल 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति है। अब अगर ऐसा है कि संसद ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी, जो राज्य पर बनाने वाले जो कानून थे उस पर राज्य ने भी कानून बनाया है और संसद ने भी बना दिया है ना, तो फिर वहाँ क्या, अब दोनों के अगर प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट है ना, उनकी विधियों में असंगति आ रही है, तो तब क्या किया जाएगा? तो तब अगर ऐसा कोई कानून एक दूसरे के विपरीत है तो संसद का कानून प्रभावी रहेगा और राज्य का कानून अमान्य हो जाता है ना। तो आर्टिकल 249 और 250 में राज्य के विधानमंडल की ऐसी विधि बनाने की शक्ति का जिस पर संविधान के अधीन बनाने की शक्ति उसको है निर्बंधित नहीं करेगी, किंतु यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के अन्य जिसे अनुच्छेदों में से किसी भी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति संसद को है, किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिभावी होगी और राज्य द्वारा बनाई गई जो विधि है पहले या उसके बाद पारित की गई हो, भले ही कभी भी बनाया हो, संसद ने लॉ बनाया उसके पहले बनाई गई हो या संसद के बनाने के बाद बनाया हो ना, तो पारित की गई हो, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक अप्रवर्तनीय होगी। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक कि संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहेगी ना, जब तक संसद द्वारा बनाएगा कानून प्रभावी है तब तक ये असंगति की मात्रा तक वो अविधि मान्य हो जाएगी और संसद द्वारा बनाया गया जो लॉ है वो प्रभावी रहेगा, अधिभावी होगा। आर्टिकल 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। आर्टिकल 252 में बोला है कि अगर दो या अधिक राज्य की विधानसभाएं चाहती है कि संसद ना राज्य की जो सूची में विषय दिए उस पर कानून बनाए, तो वो क्या करेंगे कि उस विषय पे तो संसद बना सकती है ना, और अन्य राज्य भी जो है उन कानून को अपना सकते हैं। तो यहाँ पर है कि तो यहाँ पर उन सभी सदनों को इस आशय के लिए संकल्प पारित करना पड़ेगा, है ना, कि वो ऐसा कानून बनवाना चाहती है संसद से और संसद उसके लिए कानून बनाए। और जो कानून संसद बना देती है तो फिर दूसरे उन्होंने भी ऐसा रिजोल्यूशन पास नहीं किया था, बाद में वो दूसरे अन्य राज्य भी जो है उस अपने विधानमंडल के सदन द्वारा उन्होंने मतलब वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी उस लॉ को अंगीकार कर सकते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, तो अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय करार किए जाते हैं तो उसको अधिभावी करना है तो संसद क्या कर सकते हैं कि जो उन्होंने अन्य देश के साथ संधि करार या अभिसमय करा है अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगम जो भी ऐसी कुछ ट्रीटीज वगैरह कर रखी है, अब उसको लागू करने के लिए संसद क्या कर सकती है? भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या किसी भाग की कोई विधि बनाने की शक्ति उसको है, वो मतलब विधि बना सकते हैं इन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल समझौतों को लागू करने के लिए। ठीक है। आर्टिकल 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अब वो ये कि संसद ने जो विधि बनाई है और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधि में असंगत है, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे वही होगा कि जो संसद ने कानून बनाया है और राज्य की विधानसभा ने जो कानून बनाया है वो आपस में विपरीत है, असंगति है, तो संसद का कानून प्रभावी रहेगा और राज्य का कानून अमान्य हो जाएगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये भी है कि अगर राज्य विधानसभा कोई मतलब जो इस राज्य ने अगर कोई कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनाया है ना, मंजूरी ली और उसके बाद कोई कानून बनाया है, तो वहां पर राज्य में
वो प्रभावी होगा, लेकिन संसद उस विषय पर नया कानून बना सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज है 255, यदि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। तो कोई भी कानून केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उसे किसी अनुशंसा या पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी, यदि उसे राज्यपाल, राजप्रमुख या राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई हो। बस इसमें इतना ही है। अब है चैप्टर 2 प्रशासनिक संबंध। अब यूनियन और सेंट्रल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसके बारे में देख रहे हैं। तो आर्टिकल 256 बोलता है राज्यों की और संघ की बाध्यता। तो हर राज्य को की कार्यकारी शक्ति का उपयोग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और किसी भी वर्तमान कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। तो 256 बोलता है कि अगर जो लॉ बनाए गए हैं संसद द्वारा, जो लॉ बने गए हैं या राज्य द्वारा विद्यमान विधि है या बनाया है ना, तो उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की कार्यपालिका इस प्रकार से कार्य करेगी, वो अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगी कि जिससे इनका ये जो लॉ बने हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित रहे, है ना। वो मतलब इस प्रकार से ही कार्य करे कि लॉ को फॉलो कराया जा सके। और जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड है, वो राज्य को भी यहाँ पे निर्देश दे सकती है जहाँ जहाँ उसको भारत सरकार को ऐसा लगता है इस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। तो राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक भी होगा जहाँ पर राज्य को वो निर्देश दे सके। नेक्स्ट आर्टिकल है 257, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। तो क्लॉज फर्स्ट बोलता है कि राज्य की जो कार्य एग्जीक्यूटिव पावर है ना उसको इस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, इस प्रकार से यूज किया जाएगा कि जो केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर है उसके उपयोग में बाधा न डाले, है ना, उसमें कोई अड़चन पैदा न करे, उसे हानि नहीं पहुंचाए ना। और यहाँ पर केंद्र सरकार को की जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राज्यों को आवश्यक जहाँ जहाँ आवश्यक लगे वहां तक निर्देश देने तक भी विस्तारित होगी। ठीक है। फिर क्लॉज 2 जो बोलता है वो बोलता है कि केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो राष्ट्रीय और सैन्य महत्व के जो संचार साधन के निर्माण, जो है ना, जो आर्म फोर्स से रिलेटेड जो संचार साधनों के हैं उनके निर्माण और रखरखाव के लिए राज्य को क्या कर सकते हैं, निर्देश देने तक विस्तारित होगी। तो यहाँ पर सेंट्रल की जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया है, जहाँ पर राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के अगर कोई संचार साधन है उसके निर्माण को और बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश हो वहां तक विस्तारित होगी। थर्ड क्लॉज बोलता है कि केंद्र की कार्यकारी शक्ति राज्यों को रेलवे की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी निर्देश देने तक विस्तारित है। ठीक है। तो यहाँ अगर रेलवे की सुरक्षा के लिए भी अगर जरूरी है तो केंद्र क्या कर सकती है, राज्य को निर्देश दे सकती है। और क्लॉज 4 बोलता है कि अगर किसी राज्य को संचार साधनों के निर्माण या रखरखाव में अतिरिक्त लागत आती है ना, निर्देश तो दे दिया संघ सेंट्रल के जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो जो विस्तार बताया है कि उन्होंने स्टेट को दे दिया कि उसका रखरखाव करो, उसका निर्माण कराओ। तो अगर स्टेट ऐसा करता है और उसको इन संचार साधनों के निर्माण या रखरखाव में अतिरिक्त लागत आती है तो भारत सरकार उस राज्य को सहमति अनुसार राशि का भुगतान करेगी। तो यहाँ पर उन्हें भुगतान करना होगा। तो जब राज्य ऐसे निर्देशों का पालन करेगा तो उसमें अगर कोई खर्च अधिक खर्च हो गया है ना, तो वहां पर वो या फिर अतिरिक्त खर्चों के संबंध में राज्य को इस भारत सरकार जो है राज्य को ऐसी राशि जो करार में करी है, जो उसकी जिससे रिलेटेड जो करार में पाई जाए उतनी देंगी। और अगर करार नहीं है तो फिर भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ है वो अवधारित करेगा कि इतनी अमाउंट संदाय की जाए। नेक्स्ट है आर्टिकल 258, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि का संघ की शक्ति। अब नेक्स्ट है कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि के संघ की शक्ति। तो यहाँ बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही कुछ भी बोला हो ना, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि वो राज्य सरकार की सहमति से किसी भी कार्य को राज्य सरकार या उसके अधिकारी को सौंप सकता है। ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है उन्हें
उन्हें राज्य को सौंप सकता है। ठीक है, फिर दूसरा क्लॉज जो बोलता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून जो किसी राज्य में लागू होता है तो राज्य या उसके अधिकारियों को शक्तियां सौंप सकता है, उससे रिलेटेड शक्तियों और कर्तव्यों का निष्पादन करा सकता है ना। यहाँ संसद ऐसा मतलब संसद ने जो कानून बनाया है तो राज्य क्या कर सकता है उस कानून और वो राज्य में लागू है तो राज्य या उसके अधिकारी उनको या इसके लिए शक्तियां दी जा सकती है और कर्तव्य का निष्पादन कर सकते हैं वो। और थर्ड क्लॉज बोलता है कि अगर किसी राज्य को इन कर्तव्य के निष्पादन में अतिरिक्त लागत आती है तो फिर यहाँ पे भी वही है कि भारत सरकार ने जो राज्य से सहमति ली है जितना उस अनुसार राशि प्रदान करेंगे। अगर कोई राशि के लिए कोई करार नहीं है तो फिर मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा जो नियुक्त मध्यस्थ है वो अवधारित करेंगे कि कितना अमाउंट देना चाहिए। संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति, तो आर्टिकल 258A बोलता है कि राज्यपाल द्वारा केंद्र को कार्य सौंपा जाएगा। अगर संविधान में कुछ भी हो राज्य का राज्यपाल क्या कर सकता है, भारत सरकार की सहमति से राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित जो भी कार्य है वो केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकता है। मतलब केंद्र के पास भी ये शक्ति है कि वो राज्य को अपने मतलब राज्य की सहमति से ही राज्य अपनी जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है उसको उससे संबंधित जो भी कार्य है वो राज्य और उनके अधिकारियों में सौंप सकता है। वैसा ही यहाँ पे ये है कि राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से ही कार्यकारी शक्ति से संबंधित कार्य केंद्र या उसके अधिकारियों को सौंप सकता है। तो ये था आर्टिकल 258। अब आर्टिकल 260। आर्टिकल 260 बोलता है भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। तो भारत सरकार क्या करेगी कि किसी भी बाहरी क्षेत्र के सरकार के साथ समझौता करके वहाँ के कार्यकारी विधायी और न्यायिक कार्यों का संचालन कर सकती है। तो यहाँ डायरेक्ट भारत सरकार के पास ये राइट है ना। जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है ऐसे क्षेत्र से संबंधित कोई कार्यपालक या विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी। ठीक है। अब आर्टिकल 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयाँ। तो जो भी पूरे भारत में सार्वजनिक जो रिकॉर्ड होंगे कार्य होंगे जो न्यायिक कार्रवाई जो भी हुई होगी ना वो उसमें ये माना जाएगा कि ये पूर्ण विश्वास और मान्यता दी जाएगी उसको, है ना, कि वो सही है, उसको पूरे तरीके से मान्यता दी जाएगी। मतलब जो भी सरकारी कागजात है कार्य है रिकॉर्ड है न्यायिक कार्रवाई है। ठीक है। आर्टिकल 2 बोलता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा कि इन कार्यों का प्रमाणन और प्रभाव कैसे होगा। तो आर्टिकल 2 में ये बोला है कि इनके इफेक्ट क्या होंगे उसके बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 3 बोलता है कि अगर भारत के किसी भी हिस्से में अगर मान लो नागरिक न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश या पूर्ण निर्णय पूरे भारत में लागू किए जा सकते हैं। मतलब जो सिविल कोर्ट ने जो भी फाइनल डिसीजन दिए हैं या ऑर्डर दिए हैं तो वो जो उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा। क्लॉज 3 ये बोलता है। मतलब 261 में मेनली ये बोला है कि जो भी सरकारी कार्रवाइयाँ हुई है जो न्यायिक कार्रवाई हुई है रिकॉर्ड है कार्य है तो वो सही है, पूर्ण विश्वास और उनको मान्यता दी जाएगी। मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है। उनको अगर हमें किसी चीज़ में रेफरेंस के लिए यूज़ करना है तो उसको इस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है। और ये भी है कि जो सिविल कोर्ट ने जो भी डिसीजन फाइनल डिसीजन दिए हैं तो वो संपूर्ण भारत पे लागू होंगे और उनका निष्पादन किया जा सकेगा। अब आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। तो अगर जल विवाद हो रहे हैं, जल से रिलेटेड कोई विवाद है तो उनका समाधान किस प्रकार किया जाएगा इस बारे में ये बताया गया है। तो संसद क्या कर सकती है, जो भी अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच की जो नदी घाटी या जल के उपयोग से संबंधित वितरण या नियंत्रण से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ठीक है। और
लेकिन यहाँ पर ऐसे विवादों पर सुप्रीम कोर्ट और कोई भी अदालत जो है उसको अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो डिस्प्यूट का समाधान करे। तो यहाँ सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर संसद को दी है कि वो विधि द्वारा वो डिसाइड कर सकती है कि इसका समाधान कैसे किया जा सके। ठीक है, तो आर्टिकल 262 ये बोलता है। राज्य के बीच समन्वय, तो 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दिया गया। तो है ना, तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि सार्वजनिक हित में कोई परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, है ना, कि ये सार्वजनिक हित का मैटर है और इस पे परिषद होना चाहिए, जो ऐसे किससे रिलेटेड हो, जो राज्यों के बीच जो भी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उनकी जांच और सलाह दे सके, है ना। तो वो परिषद क्या काम करे कि अगर राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनके बीच जांच और सलाह दे सके, उन विषयों की जांच और चर्चा कर सके जिनमें राज्य या केंद्र और एक या अधिक राज्यों का साझा हित हो, है ना। तो उन विषयों के पे भी जांच करे कि जहाँ पे राज्य मिलकर कर रहे हैं या केंद्र या एक से अधिक राज्य मिलकर जिनका साझा हित हो, तो है ना, ऐसे विषयों की जांच करें और ऐसे विषयों पर सिफारिश कर सके जो विशेष रूप से नीति और कार्यों के समन्वय के लिए हो, है ना। तो ऐसे सिफारिशों को भी देखें जो आवश्यक हो। तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा क्या करेंगे, परिषद की स्थापना कर सकते हैं और उनके कार्य और प्रक्रियाओं को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 263 में ये दिया गया है। यहाँ हमने हमारे प्रशासनिक और विधायी जो संबंध है केंद्र और राज्य के, उसके बारे में देखा है और बाकी के जो रिलेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।